गुड इवनिंग। क्या पढ़ रहे थे भी? हमने कल कहाँ से छोड़ा था बताओ। श्लोक नंबर 8 सर। श्लोक नंबर 8। श्लोक नंबर 9 देखो तो फिर। श्लोक नंबर 9 देखो भाई जरा। एट हुआ नहीं था सर, 7 तक हुआ था। 8 नहीं हुआ था, 7 तक हुए थे। हाँ तो भी 9 नहीं देखना, वो नहीं करना। लिखा देखो, नियत अनुबंध रज तमो। रज और तम परस्पर अनुबंधित रहते हैं, परस्पर दोनों का एक संबंध रहता है। ठीक है, रज और तम का जो है वो परस्पर संबंध रहता है। नह रजस कह तमह प्रवर्त। रजोगुण के बिना तमोगुण कहीं भी प्रवर्त नहीं होता है, कहीं भी नहीं चल पाता है। यानी उसके चलने के लिए जो है रज गुण की प्रधानता होती है। रज का मतलब ही चलना होता है। ठीक है, तम का मतलब एक जगह बैठे रहना, जैसे आलसी में तम दोष होता है, कफ में तम दोष होता है, ऐसा करके। ठीक है, उसके बाद देखो जरा अनुबंध और अनुबंधे की डेफिनेशन आई है हमारे लिए। पहला ही जो लाइन है अभी ये, जैसे अनुबंध नियत अनुबंध हो रज और तमस। रज और तमस का नियत अनुबंध होता है क्योंकि दोनों एक साथ है। बिना रज तो खुद ही चलता है और तम बिना रज के चलता नहीं है। दोनों ही जो है वो नियत इनका संबंध है। उसके बाद दिया गया होगा दोषों के अनुबंध है और अनुबंध का भेद। ठीक है, तत्रा अनुबंध्य अनुबंध करितो। ठीक है, सन्निपात और संसर्ग रोगों में अनुबंध्य और अनुबंध ये दो विशेषताएं होती है। मतलब क्या है? तो दोनों शब्दों में देखो, एक शब्द बड़ा है जिसमें अनुबंध्य लिखा है, एक में अनुबंध लिखा है। ठीक है, वहीं से हमको थोड़ा सा याद रखना है कि अनुबंध्य जो बड़ा शब्द है वो प्रधान है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो शब्द है अनुबंध, वो जो है वो अप्रधान है। यही बात पहली श्लोक की जो है श्लोक नंबर 11 की लाइन में, पहली लाइन में ही लिखी है। स्वतंत्र तो व्यक्त लिंगो यथोक्तम समुत्थान परसमो भवतः अनुबंध है। स्वतंत्र जो होता है व्यक्त लिंगो, ठीक है, यानी स्वतंत्र स्पष्ट लक्षण वाला। यथोक्त समुत्थान, उन रोगों के उत्पन्न होने में शास्त्र में जितने कारण बताए हैं उन्हीं कारणों से वो उत्पन्न होने वाला, और उन्हीं से जो है वो शांत होने वाला। ठीक है, ये जो है वो अनुबंध्य है। और इसके विपरीत जो लक्षण है, तद विपरीत लक्षणम तव अनुबंध, उसके विपरीत लक्षण वाला जो है वो अनुबंध है। ठीक है, एक प्रधान है एक अप्रधान है। विमर्श में भी देख सकते हो। ठीक है, विमर्श में भी देख सकते हो। विमर्श में पहली लाइन हाईलाइट कर लोगे, इसके बाद अनुबंध्य को प्रधान और अनुबंध को अप्रधान कहा गया। ठीक है, उसके बाद अग्नि की बात आती है कि अग्नि जो है वो कितने प्रकार की है। ठीक है, अग्नि जो है वो कितने प्रकार की है, अग्नि और प्रकृति वर्णन। तो देखो लिखा है, अग्नि तु शरीरेषु चतुर्विदो विशेषो बल भेदे न भवती। बल भेद से अग्नि जो है वो 4 प्रकार की है। ठीक है, तीक्ष्ण मंद सम विषम च तत्तर तीक्ष्णो अग्नि सरव उपचार से, सारे उपचारों को जो है सहन कर लेती है, सभी चीजों को जो सहन कर लेती है, यानी सभी भोजनों को जो पचा देती है, वो जो है तीक्ष्ण अग्नि है। तद विपरीत लक्षणस्तु मंद है, इसके विपरीत जो है वो क्या है? मंद अग्नि है। इसके विपरीत जो लक्षणों वाली जो है वो मंद अग्नि होती है। और उसके बाद लिखा है कि समस्तु खलु अपचारत है, सम अग्नि अपचार अथवा मिथ्या आहार विहार से विकृतम आपाद्यते, विकृत हो जाती है। ठीक है, यानी सम अग्नि खलु अपचारतो विकृतम आपाद्यते। अनपचारस्तु प्रकृति अवतिष्ठति, अगर हम अपचार नहीं करेंगे
ठीक है, अन्नपचार करेंगे यानी कोई विरुद्ध आहार या प्रकृति विरुद्ध आहार नहीं खाएंगे, ठीक है, तो वो जो है प्रकृत अवस्था में ही जो बनी रहती है। ये 4 प्रकार की जो अग्नि है जो बल भेद से जो है मनुष्य में बताई गई है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, तो श्लोक इसी श्लोक की जो 4th लाइन हम पढ़ेंगे। तत्र समवात पित्त श्लेष्माणम प्रकृति स्थानम समाभवन्ते अग्नि, कि तत्र समवात पित्त, वात पित्त कफ प्रकृति स्थानम समाभवन्ते अग्नि। ठीक है, इसमें समवात पित्त कफ जो है, ठीक है, प्रकृति स्थानम समा, ठीक है, यानी ये क्या करते हैं, जो प्रकृति है उसको बनाए रखते, प्रकृति मतलब स्वास्थ्य को, यानी सम अग्नि को बनाए रखते है ना, समा भवन्ते अग्नि। अगर ये तीनों समान है तो अग्नि भी जो है वो सम रहती है। लिखा वातला नाम तू वात अभिभूते, या तो वातिक प्रकृति वाले की, या जिसकी अग्नि के स्थान में वायु है यानी वात दोष जिसमें बढ़ा हुआ है, अग्नि अधिष्ठाने विस्मा भवन्ते अग्नि, तो उनकी जो अग्नि होती है वो कैसी होती है, वो विस्म अग्नि होती है। उनकी अग्नि कैसी होती है, वो विस्म अग्नि होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा है, पीताला नाम तू पित अभिभूते अग्न्य अधिष्ठाने तीक्ष्णा भवत्ते अग्नि। अब जो लिखा कि पितला नाम तू पित्त अभिभूते, ठीक है, पितला नाम तू पित्त अभिभूते, अर्थात कि जो पित्तल व्यक्ति होते हैं यानी जिनकी पित्त प्रकृति होती है या जिनमें पित्त बढ़ा हुआ होता है, पिता विभूति का मतलब यही है, या जिसके अग्नि के स्थान में पित्त बढ़ा हुआ है। तीक्ष्ण भवत्ते अग्नि, उसकी अग्नि तीक्ष्ण होती है। श्लेष्मा, श्लेष्मा जिनके है तो उनकी अग्नि जो है वो क्या होती है, मंद अग्नि होती है। तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हो श्लोक को, जो बल भेद से अग्नि जो है उन्होंने बताई है। ठीक है, अग्नि तथा प्रकृति वर्णन बल भेद से अग्नि जो है वो बताई गई है उन्होंने। ठीक है, प्रकृति 4 प्रकार की मानी है। इधर फिर से लिखा तत्र केची दाहु, लिखा है कि तत्र केची दाहु न समवात पित्त श्लेष मानव जनते बहुत है। लिखा कि वो कहते हैं कि भाई समवात पित्त तो कोई जंतु होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि विषम आहार खाने से उनकी जो है वात प्रकृति का होगा, कोई पित्त का होगा, कोई कफ का होगा। तो वो बता देता ऐसा नहीं है, ऐसा अगर आप कहोगे तो कोई स्वस्थ व्यक्ति रहेगा ही नहीं। ठीक है, लिखा कि हाँ अधिकता हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं है कि सम प्रकृति ना हो। ठीक, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए काम का है नहीं श्लोक। उससे आगे देखेंगे हम लोग, प्रकृति बताई है, उससे आगे प्रकृति विचार। ठीक है, लिखा है कि चतुर्विधानाम पुरुषाणाम, ठीक है, तेषां तु खलु चतुर्विधानाम पुरुषाणाम चत्वार्य अनुप्राणिधानी श्रेष्कर भवंती। समदोषवात प्रकृति पित्त प्रकृति काफ कफ प्रकृति, 4 पुरुषों के लिए 4 अनुप्राणिधान यानी कल्याणकारी चीजें होती हैं। ठीक है, वो उसको हाईलाइट कर लेंगे श्लोक को हम, क्या है अब हिंदी में पढ़ लेंगे बाकी वाले श्लोक को। उन कर्तव्य पालनों में जिसमें पुरुष की सभी धातुएं सम है, उन्हें सभी आहार विहार अपने कर्तव्यों का सम रूप से सेवन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो कॉमन सेंस की बात कह रहा है, इसलिए हमने वहां श्लोक में या श्लोक हाईलाइट नहीं किया। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई देखो कि जो वात पित्त कफ है अगर वो सम है तो उनको सारे आहार विहार जो दूसरे हैं बाहर वाले वो सम ही लेने चाहिए, ताकि धातुओं की और दोषों की समता बनी रहे। क्योंकि सभी वात आदि दोष समय ऐसी दशा में यदि एक रस, एक गुण, एक वीर्य या विपाक आदि का सेवन किया जाए तो रस गुण अपने समान दोषों को प्रकुपित कर स्वस्थता को नष्ट कर देंगे। अब ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, तो फर्स्ट ईयर वाला भी समझ लेगा कि भाई सम लेना है, अगर एक का करोगे तो वो एक दोष बढ़ के शरीर में रोग उत्पन्न कर देगा। ठीक है, तो इसलिए वही बात बता रहे हैं। ठीक है, उसको आप हिंदी में पढ़ सकते हो, कोई बाकी कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, उसके बाद बहुत मतलब बहुत आसान चीजें बताई हैं कि वात पित्त कफ वाले जो रोगी है उनकी क्या चिकित्सा है, क्या क्या चिकित्सा करेंगे, वात प्रधान पुरुष में क्या क्या रोग हो सकते हैं, क्या क्या चिकित्सा हो सकती है, वो यूजी लेवल की बात है। ठीक है, फिर भी मैं हाईलाइट करा करा देता हूँ कुछ कुछ। ठीक है, वैसे पढ़ना नहीं, छोड़ देना फिर, लेकिन एक एक लाइन देख लो, बिना हाईलाइट करे तो क्यों जाने दे। देखो क्या लिखा है कि तस्य प्रकोपम आपन्नो, यानी वात दोष का अगर आप सेवन करोगे, वात लस्य आहार विहार या उसके हेतु सेवन करोगे, उसके कारण जिसके कारण से वात बढ़ती है, तो यथोक्त विकार ही वो वात वाले विकार उत्पन्न होकर शरीरम उपताप्यति, शरीर को उपतापित करके कष्ट देके ने बल वर्ण सुख आयु सा उपघात है, बल वर्ण सुख आयु इनका उपघात कर देते हैं। ठीक है, तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद लिखा कि वो लिखा कि तस्य विजनम, उसकी चिकित्सा क्या, स्नेहन स्वेदन मृदु संशोधन स्नेह उष्ण मधुर अमल लवण, ये तो टिपिकल चीज है जो बात वाली जो चीजें दी गई है।
ठीक है। इसमें से भी अगर कुछ आपको हाईलाइट ही करना है तो देखो, वित्रासन चिकित्सा, विस्मापन, विस्मारणम, ये वातनाशक चिकित्साएं बताई गई हैं। ठीक है, यानी वित्रासन, विस्मापन, विस्मारण, ये जो है वो वातनाशक, और सुरासव विधान पीना, ये भी वातनाशक बताया आचार्य चरक ने। ठीक है, तो ये चीजें सारी वो जो टिपिकल वात की चिकित्सा है ना, वो चिकित्सा देगी। ये पित्त में भी ऐसे ही बताएंगे और कफ में भी ऐसे ही बताएंगे। ठीक है, पित्त में पित्त की चिकित्सा, कफ में कफ की चिकित्सा। इसमें जो है इसके बाद हम, मेरे लिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वैसे तो मैं हाईलाइट करा था लेकिन कोई वो जरूर नहीं। अब जैसे पित्त में सर्पीपान सबसे पहले बताया हुआ, तो ठीक है, सर्पी जो है वो पित्त को शांत करता है। और सारी मधुर तिक्त कषाय रस आपको पता है, शीतल औषध आपको पता है। ठीक है, तो टिपिकल सारी चीजें वही बताई गई हैं। और सारी ठंडी चीजें, ये देखो इसमें सारे कमल के भेद इसमें लिखे होंगे, मृणाल, शीतवात, उत्पल, कुमुद, ठीक है, कोकनद, सौगंधिक, पद्मक, ये सब कमल के भेद, ठंडे होते हैं सब। इनके इनके जल से प्रोक्षण करना चाहिए बार बार। तो वो मतलब वो यूजी लेवल की बात है, इसमें कुछ है नहीं। इसमें एक मेरी फेवरेट लाइन है, ठीक है, कफ वाले में। ठीक है, एक फेवरेट लाइन है, उसका मतलब बहुत अच्छा निकलता है, ये वाली 18 नंबर जो श्लोक है। ठीक है, ये बहुत गहरी लाइन बोली आचार्य चरक ने। सुख प्रतिषेध च सुखार्थम में विधि, सुख का त्याग करना ही सुख है। ठीक है, सुख प्राप्ति के लिए सुख को त्याग देना चाहिए, बस इतनी लाइन है। बहुत डीप लाइन है ये। ठीक है, मेरी बहुत फेवरेट लाइनों में से एक है। ठीक है, जो आचार्य चरक ने मतलब जो बहुत गहरी बात कही है, वो इस श्लोक नंबर 18 से आपको लगेगा, अंदाजा होगा। सुख प्रतिषेध च सुखार्थम में भी थी। सुख प्रतिषेध, सुख का त्याग करना ही सुख है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा है। राजवैद्य के गुण लिखे हैं। ठीक है, राजवैद्य के गुण लिखे हैं। सर्व रोग विशेषज्ञ, सर्व कार्य विशेषविद, सर्व भेषज तत्वज्ञो, राज्ञ प्राणपति भवेति। तो लिखा है कि जो संपूर्ण रोगों को जानता हो, संपूर्ण चिकित्सा के कार्यों को जानता हो और सारी औषधों को जानता हो, वही राजा का प्राण रक्षक यानी प्राणपति होता है। वही राजा का जो है वो प्राणपति होता है। ठीक है, यहाँ 4 प्रकृति बताई हैं। विमान 6 है क्या ये? ठीक है, यहाँ जो है वो जो है 4 प्रकृति बताई है। चरक विमान 8 में 7 प्रकृतियों का उल्लेख है। चरक लिख लो इधर कुछ जानकारी। ठीक है, चरक विमान जो है 8 में 7 प्रकृतियों का वर्णन है। ठीक है, चरक शारीर 4 में जो है वो 16 मानस प्रकृति है। 16 मानस प्रकृतियों का वर्णन है चरक शारीर 4 में। सुश्रुत शारीर 4 में जो है वो 7 प्रकृतियों का वर्णन है। सुश्रुत शारीर 4 में भी 7 प्रकृतियों का वर्णन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, जरा नेक्स्ट वाला श्लोक देखेंगे। और इसमें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर है। नेक्स्ट वाला जो है श्लोक देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, व्याधित रूपीय विमान व्याख्या समय। ठीक, व्याधित रूपीय विमान व्याख्या समय। व्याधित रूपीय विमान की व्याख्या करेंगे जैसे कि आचार्य चरक ने की हुई है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या है। चलो पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर निकालो जरा। निकालो जरा भाई। व्याधित रूपीय निदा विमान, मैंने
जिसे पिछली बार मैंने कृमि के नोट्स दिए थे क्या? जितेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कृमि के नोट्स दिए हूं। मिश्रा जी बताओ जरा। जितेश, अरे मिश्रा जी आवाज आ रही है क्या? तभी इस चैप्टर का स्टार्ट करने का फायदा है ना। 1 मिनट रुको, 1 सेकंड का समय दो, मैं चेक कर लेता हूँ। तो छोड़ना पड़ेगा पूरा। 1 सेकंड का समय दे दो भाई, 1 सेकंड लगेगी बस, मैं चेक कर लेता हूँ। जितेश आवाज नहीं आ रही क्या? बताओ जरा एक बार, कंफर्म हो जाऊंगा। अरे कृमि कराना आसान हो जाएगा, और भी मैंने बहुत अच्छी टेबल बना रखी है, चरक सुश्रुत वाग भट तीनों की। पीडीएफ बना रखी है अच्छी सी। वो कॉलेज में रखी है, यहाँ रखी है, देखना पड़ेगा। एक मिनट रुको भाई, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, कृमि वाला पोर्शन कल के लिए छोड़ देंगे।
चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं मिल रहे तो कल कर लेंगे कृमि वाला ना, आज और पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा बना रखा, बहुत बढ़िया से याद हो जाएंगे। अब मिल नहीं रहा है। जो उथल पुथल हो गई। चलो कोई बात नहीं, आगे पढ़ लेते हैं, फिर देख लेंगे हम। ठीक है चलो। शाबाश। व्याधित रूपीय विमान कृमि प्रकरण पूरा चरक सुश्रुत वाग्भट से है, वो कल कर लेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान बनाया हुआ है। ठीक है, नोट्स ही बनाए हुए हैं मैंने, कल करवाते हैं। आज संहिता ही पढ़ लेते हैं। देखो व्याधित रूपीय विमान, नेक्स्ट सातवां चैप्टर। तो लिखा कि इति द्वौ पुरुष व्याधित रूप भवते। ठीक है, यहाँ जो है वो दो प्रकार के, एक ही रोग के एक से ग्रस्त दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। ठीक है, ठीक है, एक ही रोग में दो प्रकार की व्याधि, मतलब लोगों को देखना पड़ता है जिनका व्याधित रूप, व्याधित मतलब रोगी, रूप मतलब उसके रोग। दो पुरुष है, दो प्रकार के पुरुषों में, एक गुरु व्याधित होता है, एक लघु व्याधित होता है। तत्र गुरु व्याधित, जो गुरु व्याधित है, ठीक है, एक जो गुरु व्याधित है, लिखा ना, एक है सत्व बल शरीर संपत्ति। ठीक है, तत्र गुरु व्याधित, जो गुरु व्याधित है, जो बड़ी व्याधि से युक्त होते हैं, लेकिन अगर उनका सत्व बल शरीर संपत्त हो, ठीक है, तो वो लघु व्याधि तीव्र दर्शते, लघु व्याधित की तरह दिख प्रतीत होते हैं। ऐसा लगते हैं कि छोटे से रोग से जो है वो प्रतीत हो। ठीक है, रोग बहुत बड़ा है लेकिन उनका सत्व बल और शरीर संपत्त होने के कारण ऐसा प्रतीत होते हैं कि छोटे से वो जो है रोग से ग्रसित है। लेकिन लघु व्याधित कौन होते हैं? लघु व्याधित वो होते हैं, ठीक है, सत्व आदि नाम जिसमें जो है बहुत अधम होता है। ठीक है, और थोड़ा सा रोग करने पर भी गुरु व्याधित अर्थात ऐसा लगेगा, गुरु व्याधि तीव्र दर्शित, ऐसा लगेगा कि बहुत बड़े रोग से वो ग्रसित है। इसलिए कुशल वैद्य वही है, केवलम चक्षुष रूपम दृष्टवा, केवल चक्षु से नहीं देखना कि भाई वो ड्रामे कर रहा है ज्यादा तो वो उसकी बड़ी व्याधि, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसको तीक्ष्ण औषध नहीं देनी ऐसा सोच के, उसके सत्व बल और शरीर उसकी भी परीक्षा करके आपको निर्णय लेना है। ये निर्णय लेने में भी गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा आचार्य कहते हैं। तय कुशला केवल चक्षु से, केवल आंखों से नेत्र रूप मात्र देखकर ही रोग का निश्चय न करें। केवलम चक्षु से रूपम दृष्टवा अध्यवश्यंतो व्याधित गुरु लागवे विप्रतिपद्यन्ते। ये ऐसा निर्णय करते समय जो है गुरु और व्याधित बड़े बड़े लोग जो है वो क्या होते हैं, धोखा खा जाते हैं। तो इसलिए जो है वो क्या करें, सभी एंगल से आपको परीक्षा करनी है, सभी एंगल से देखना है। ऐसा केवल वो जैसा बता रहा है या वो जैसा दिखा रहा है वैसे ही नहीं देखना है। ठीक है, अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। तो इसमें एक यही क्वेश्चन है, गुरु व्याधित और लघु व्याधित। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो इसमें एक बहुत फेमस लाइन है, वो बाद वाली पीछे भी आई थी। तो लिखा है, नहीं ज्ञान अव्ययन कृत सेनम गेय विज्ञानम उत्पद्यते। केवल एक अव्यय से, नहीं ज्ञान अव्ययन, एक अव्यय से संपूर्ण कृत सन्य गेय, संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। यहाँ विज्ञान है, वहां ज्ञान शब्द था, कहां था ये रेफरेंस, कहां आया था? विमान 4। लिख लो इधर, विमान 4 में। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो जरा क्या है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एक लाइन हम हाईलाइट करेंगे, इसमें यही हाईलाइट करना है। उसके बाद एक लाइन हाईलाइट करेंगे, प्राज्ञस्तु सर्वम आज्ञाय परीक्षमेव सर्वथा। ठीक है ना, प्राज्ञस्तु सर्वम आज्ञाय परीक्षमेव सर्वथा। ठीक है, बुद्धिमान वैद्य परीक्षा करने योग्य सभी भावों की जो है वो परीक्षा करते हैं। इसलिए न सकलंतु प्रयोगेशु भेजा नाम कदाचन, वो भी कदाचित अपने भेषज प्रयोग में सकलित गिरते नहीं है, कभी धोखा नहीं खाते। श्लोक नंबर 7 हाईलाइट कर लो, श्लोक नंबर 7 हाईलाइट कर लो। ठीक है, अब कृमि रोग प्रकरण हम लोग कल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जितना कृमि रोग प्रकरण है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है वो कृमि रोग प्रकरण ही है। पूरा डिटेल में हमने चरक सुश्रुत और वाग्भट का करना है, वो कल हम लोग करेंगे। पूरा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद वाली चीजें पढ़ लेते हैं, हम 8वां अध्याय पढ़ लेते हैं। ये कृमि प्रकरण कल ही करेंगे, आगे नहीं टहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि ना मैंने इसके नोट्स बहुत ईजी है, नहीं तो ये मतलब
ऐसा होता है कि याद नहीं होता। ठीक है, तो नोट्स बना रखे तो आपकी भी मेहनत कम लगेगी और मेरी भी एनर्जी कम वेस्ट होगी, और कुछ नहीं। ठीक है, नहीं तो निमोनिक तो तीनों मेरे याद ही है। केले ले लो सो आज ठीक है, ये रक्तज कृमि का है। ठीक है, कमलेश का ससुर पुरुष है, ये पुरुषज कृमि का है। ठीक है, वो बात नहीं है, बात है सिर्फ ये कि भाई हम लोगों को थोड़ा चरक वाग्भट वाला और वो वाला भी, मतलब तीनों का एक साथ करते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन अब हम एक बार 8वां चैप्टर शुरू कर लेते हैं, ये कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर निकालो तब तक आप। ठीक है, इसमें थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा पदार्थ विज्ञान मिलेगा आपको, थोड़ा सा स्टार्ट करते देखो। देखो, रोग भीषज द्वितीय विमान। ठीक है, रोग भीषज द्वितीय विमानम, यहां जो है, जो पहला श्लोक है, शास्त्र परीक्षा, ये 18 प्रकार की परीक्षा है शास्त्रों की, ये लिख लो, इसमें है पूरी की पूरी 18 प्रकार की परीक्षा। ठीक है, देखो लिखा है कि विविधानी ही शास्त्राणी भिज्जा परचर्यन्ति। ठीक है, विविधानी ही, विविध प्रकार के जो हैं वो शास्त्र कहाँ हैं, विविध प्रकार के जो शास्त्र हैं वो इसमें जो हैं पर, एक मिनट रुको, भी कॉल आ रही है, इस संसार में जो है, लोक में जो है वो प्रचारित है। ठीक है, लेकिन हमको कौन सा पढ़ना है वो इसमें लिखा गया कि उसकी परीक्षा हमको कैसे करनी है। तो ये 18 प्रकार की परीक्षा इसमें बताई गई है कि हमको 18 प्रकार की जो है वो परीक्षा करनी है। ठीक है, लिखा हुआ सुमध्य हृदय यश यशस्वी धीर पुरुष से सेवितम, जिसने यशस्वी और धीर पुरुष ने जिसको सेवित किया है। अर्थ बहुलम, जिसमें अर्थ ज्यादा है, मतलब अर्थ जो ज्ञान है, जो शब्दों का अर्थ है, विषय का अर्थ अच्छे से समझा रखा हो जिसमें। ठीक है, आप्त जन पूजितम, आप्त जन द्वारा पूजित है। त्रिविध शिष्य बुद्धिहितम, 3 प्रकार की बुद्धि वाले शिष्यों के लिए लाभप्रद है। तो ये शिष्य के कितने प्रकार दिए गए हैं, त्रिविध शिष्य बुद्धि, शिष्य बुद्धि के प्रकार है वैसे तो, लेकिन क्वेश्चन लोग पूछ लेते हैं भाई कितने प्रकार के शिष्य बताए गए हैं। ठीक है, अपुनरुक्त दोषम, अपुनरुक्त दोष से रहित होनी चाहिए। आर्षम, ऋषि द्वारा बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, सुप्रणीत सूत्र भाष्यम, सम्यक सूत्रों से रचित भाष्य और संग्रह जो उसमें कर्म वाला होना चाहिए, यानी व्याकरण के अनुसार होनी चाहिए, अगर मैं छोटी लाइन में एक बात कहूं तो। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, अनौपतित शब्दम, कोई ग्राम्य शब्दों का प्रयोग नहीं, लोकल लैंग्वेज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अनौपतित शब्द नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अकष्टम शब्दम, लिखा कि कष्ट में जो है शब्द जो है वो नहीं होने चाहिए, ऐसे शब्द जो बोले ही न जाए। पुष्कल अभिधानम, कर्म कर्म गतार्थम, अर्थ जो है वो कर्म से होने चाहिए। ठीक है, ये दिए गए हैं, हिंदी में पढ़ लेना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि शास्त्र की परीक्षा कितने प्रकार से करते हैं, तो ये गाइडों में किताबों में दिया गया 18 प्रकार से, ये 18 परीक्षा है। ठीक है, शास्त्र की परीक्षा 18 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे भी दिखा गया संगार्थम असंकुल प्रकरणम, ऐसे नहीं कि एक प्रकरण कहीं दिया गया हो, दूसरा प्रकरण फिर उसमें कोई और दूसरा प्रकरण आ जाए, प्रकरण के अनुसार होनी चाहिए। आशु प्रबोधकम, जल्दी से जल्दी बोली जानी चाहिए। ठीक है, सारी चीजें बढ़िया हो जिसमें किताब में, वो शास्त्र की आपको परीक्षा करनी है। तो 18 प्रकार से मेन लक्षण है, 18 लक्षणों का या 18 प्रकार के लक्षण बताए गए हैं शास्त्र परीक्षा के लिए, विमान 8 में सबसे पहले। ठीक है, और हमारे लिए ये पूछेगा नहीं कि इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसा करके नहीं पूछेगा। ठीक है, लिखो तंत्र दोष, तंत्र की परीक्षा हो गई है तो 18 प्रकार से। तंत्र दोष, तंत्र दोष, तंत्र युक्ति का आकार के कितने तंत्र दोष होते हैं, तंत्र युक्तिकार के कितने तंत्र दोष होते हैं, लिख लो 14। 14। हाँ, 14 तंत्र दोष होते हैं। उसके बाद लिखो जरा, अरुण दत्त के कितने हैं तंत्र दोष, अरुण दत्त के कितने तंत्र दोष हैं,
15। 15। हाँ, लिखो विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में 5 तंत्र दोष लिखे। ठीक है, 5 वाला थोड़ा देखो, ये मेरे याद है क्योंकि 5 तो याद करने आसान है। ठीक है, पद दोष, ठीक है, पादांश दोष, किसी के पद में हो, किसी के पदांश में हो, किसी के वाक्य में दोष हो, किसी में रस दोष हो, और किसी रस मतलब कौन सा रस, वीर रस इस्तेमाल करना, श्रृंगार रस, ठीक है, पद्य गद्य कौन सा रस इस्तेमाल करना। उसके बाद अर्थ दोष, ये तो 5 याद आसानी से रह जाते हैं। 14 15 तो देखो याद नहीं है, कुछ कुछ याद है। अप्रसिद्ध शब्द, दुष्ट प्रणीत, असंगतार्थम, अप्रयोजनम, अति संक्षिप्त, संदिग्ध, अनर्थक, मतलब कुछ याद है, सारे याद नहीं। आपको सारे नहीं याद करने, बस आपको इतने याद करने कितने होते हैं। ठीक है, ये उसमें लिखा होगा पदार्थ विज्ञान में हमने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कुशल वैद्य बनने के उपाय लिखे हैं उसके बाद। ठीक है, कुशल वैद्य बनने के, क्या कि आचार्य की भी परीक्षा कर सकते हो आप, ये कितनी है ये नहीं क्वेश्चन पूछा जाता, लेकिन जो है लिखा कि शस्त्र ज्ञान के साधन क्या मेथड होना चाहिए, या सीधा भाई कुशल वैद्य बनने के लिए जो है वो क्या उपाय हैं। तो लिखा अध्ययन, अध्यापन, तद्विध संभाषा चैत्य उपाय। ठीक है, वो 3 उपाय, अध्ययन करो, अध्यापन करो और तद्विध संभाषा करो। ठीक है, हाईलाइट कर लो, हाईलाइट कर लो जरा। ठीक है, अध्यापन की मेथड ऑफ स्टडी दी गई है। ठीक है, आप वो बार बार सुश्रुत वाला लेके आते हो, सुश्रुत ने कहा कि अष्टमी को नहीं पढ़ना चाहिए, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। देखो देखो चरक क्या कह रहे हैं, चरक कह रहे हैं कोई एक छात्र जो है अगर पढ़ रहा हो, वो लिखा मध्य दिने अपराने रात्रौ च, उसको कुछ नहीं देखना है, न दिन देखना है, न मध्याह्न देखना है, न रात्रि देखनी है। ठीक है, सवद अपरिहाय अध्ययनम अभ्यसेत, व्यर्थ समय न बिताते हुए शस्त्रों का अभ्यास करें, मध्याह्न में भी, सायकाल में भी, रात्रि में। ठीक है, लगातार उसको पढ़ना, कोई ऐसा नहीं है कि इस दिन नहीं पढ़ना, इस दिन पढ़ना, लगातार पढ़ो, ऐसा बताया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट अध्यापन विधि। ठीक है, हिंदी में आप पढ़ सकते हो, बहुत चीजें होंगी। मेरे लिए इसमें एक क्वेश्चन है कि विद्यार्थी की ड्रेस कैसी होनी चाहिए, ये ऋषियों ने क्या कहा। ठीक है, श्लोक नंबर 9 में, सॉरी मेरे श्लोक नंबर 9 में लिखा है ड्रेस कैसी होनी चाहिए, अध्यापन का प्रारंभ करेंगे। ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हो, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे लिए, किसी के लिए भी कोई क्वेश्चन नहीं है। तो एक कसाय वस्त्र लिखा होगा, इसको हाईलाइट कर लो। मैत्रेय मुहूर्ते में मुंडन करके कसाय वस्त्र धारण करके आपको पढ़ना चाहिए, यानी जो ड्रेस बताई है वो कसाय वस्त्र। ठीक है, जो ड्रेस बताई है वो कसाय वस्त्र की बताई है। ठीक है, अब जहां वो वेदी वुदी बताई है कि कैसी बनानी है, नेक्स्ट में अध्यापन अध्ययन आरंभ करने से पहले। ठीक है, एक वेदी बनानी है, 4 हाथ लंबी 4 हाथ चौड़ी, इसको हाईलाइट कर लो, यानी उसको संस्कार करने से पहले का है। उसके बाद शिष्यों के लिए देखो कुछ नियम बताए हैं विद्यार्थियों के लिए। अब देखो, अब आप कई बार ये कहते हो, कई बार ये एक्सक्यूज देते हैं कि भाई आयुर्वेद में तो मांस खाने के लिए बताया गया है, मांस के गुणों के लिए बताया गया, देखो वो रोगियों के लिए है। ठीक है, देखो अब जो पढ़ने वालों के लिए है, देखो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि क्या करना चाहिए। इसमें हिंदी में देखो, मैं आपको बताता हूँ, हिंदी में ही हाईलाइट करा दूंगा, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप हाईलाइट कर लो, अच्छी बात है। मांस का सेवन न करने वाला होना चाहिए।
ठीक, मांस का सेवन न करने वाला होना चाहिए। मद्यपान का भी निषेध बताया है, इसी में हाईलाइट करा दूंगा। ये छात्र के लिए नियम है कि उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, छात्र जो है उसमें नियम लिए गए हैं, देखो, मदिरापान, मद्यपान, ठीक है, ये नहीं करने चाहिए। ठीक है, पाप व पापियों के साथ का त्याग करना चाहिए। छात्र जीवन में आप पापियों का त्याग कर सकते हो, नहीं तो पाप का ही त्याग करने के लिए शास्त्रों में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट वाला श्लोक देखेंगे। इसके बाद आयुर्वेद अस्सीम है, पहली लाइन, न चैव अस्ति स्तुराम आयुर्वेदम पारम, इस आयुर्वेद का कोई पार नहीं है, कोई सीमा नहीं है। पारम तक हाईलाइट कर लो। ठीक है, इस आयुर्वेद की जो है कोई भी सीमा नहीं है। न चैव अस्ति स्तुरम आयुर्वेदस्य पारम। अब एक लाइन और हाईलाइट करोगे, एक लाइन और हाईलाइट करोगे। ठीक है, एक लाइन और हाईलाइट करोगे, कृत सन्नो ही लोकम बुद्धिमतम आचार्य शत्रु च बुद्धिमता। हाईलाइट कर लो इसको। इतनी फेमस लाइन आपकी चरक के पहले भी लिख रखी है लाइन, क्या मतलब हुआ इसका? अब तो देख लोगे, चीटिंग कर डालोगे तुम। ये भी बहुत अच्छी लाइन है, रेफरेंस लिख लो इसके आगे, रेफरेंस लिखो, बताओ क्या मतलब हुआ इसका। कृत सन्ने ही लोके, संपूर्ण संसार बुद्धिमता आचार्य, बुद्धिमानों के लिए संपूर्ण जगत जो है वो आचार्य है। और शत्रु लिखा है, शत्रु च बुद्धिमताम, और अबुद्धिमानों के लिए सारा संसार शत्रु है। हाईलाइट कर लो इसको भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो जरा, एक श्लोक आया है, मुझे रेफरेंस बताना कि कौन सा सुश्रुत में कौन से चैप्टर का श्लोक है। विमर्श में आओ। एकम शास्त्रम अधियानो न विद्यात शास्त्रम निश्चय, एक शास्त्र पढ़ के शास्त्र का निश्चय नहीं होता। तस्मात बहुश्रुतम शास्त्रम जानिया चिकित्सक, चिकित्सक को बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। मुझे रेफरेंस बताओ कहाँ का। सुसुचार प्रभाषण अध्याय। हाईलाइट कर लो। हाईलाइट करो उसको। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसको हाईलाइट करो, उसके बाद नेक्स्ट देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है तद्विद संभाषा परिषद। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो तद्विद संभाषा परिषद है। देखो, इसमें मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन एक ही है नेक्स्ट वाले में, उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले तो हिंदी में पढ़ के भी हमको कोई फायदा नहीं, हमारा टाइम वेस्ट होता। श्लोक नंबर 15 में, भीषक भिजा से संभाषी, वैद्य को वैद्य के साथ ही बातचीत करनी चाहिए। देखो कितनी बढ़िया बात कही। ठीक है, वैद्य को वैद्य के साथ, डॉक्टर को डॉक्टर के साथ ही जो है आपको क्या करनी चाहिए, संभाषा करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, वैद्य को चाहिए कि वो वैद्य के साथ ही संभाषा करे, और किसी के साथ नहीं, अरे गहरे के साथ। ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी ना, दो वैद्य बात करेंगे तभी तो ज्ञान की वृद्धि होगी, और तभी बात भी हो पाएगी जो बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ आ गए ना? देखो आगे, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, लिखा है कि क्यों है वो, तद्विद संभाषा ही ज्ञान अभियोष हर्ष करी भवती, क्योंकि तद्विद संभाषा ही जो है वो क्या है, यानी विद्वान के साथ विद्वान की संभाषा ही ज्ञान वृद्धि कार और जो है आनंददायक देने वाली होती है।
ठीक है, ज्ञान वृद्धि और आनंद देने वाली ही संभाषा परिषद जो वैद्य के साथ करता है, उसको हाईलाइट कर लो। और भी बहुत सारे ये काम करती है, जैसे वैसारध्य बनाती है यानी कुशल बनाती है, वचन शक्ति अपाद्यति, वचन शक्ति देती है आपको, ठीक है, वचन शक्ति देती है, बोलने की शक्ति उत्पन्न करती है आपकी, ठीक है, यश अभिदाप्यति, आपकी क्या है, यश को फैलाती है, आपके यश को बढ़ाएगी इधर उधर, ठीक है, कि हाँ भाई उसको बहुत अच्छा बोलता है, वो बहुत अच्छा वक्ता है, समझ गए। और लिखा पूर्व श्रुते च संदेहवत पुनः श्रवणात् श्रुतस्य संशयम अपकर्ष्यति, अगर आपको पहले कहीं किसी बात का संशय हो, वो बात दोबारा सुन के आपका जो है वो संशय दूर कर देती है। ये ताकत होती है किसमें, ये ताकत होती है संभाषा परिषद में, ठीक है, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, कुछ और भी चीजें हैं, ठीक है। एक और बात इसमें बहुत अच्छी बताई गई है, दिखा कि यत च आचार्य शिष्याय शुश्रूवे प्रसन्न कर्मेण उपदेशयन्ति गुह्यम अभिमत अर्थ जातम तत्प्रस्प्रेण सह जल्पेन पिंडेन विजिगृषय सहर्षा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कोई गुरु जो अपना ज्ञान नहीं देना चाहता, छुपाए हुआ होता है, ठीक है, वो वहां संभाषा परिषद में, ठीक है, मतलब या तो खुश होके या कंपटीशन वो उस ज्ञान को उजागर कर देता है, वैसे वो क्या पता उसने बताया भी नहीं हो, ठीक है। यानी जो विषय गुरु सेवा से प्राप्त होने वाला है, ठीक है, जो आपको बहुत गुरु की सेवा करनी पड़े तब बताए, संभाषा परिषद में जाओगे वो ज्ञान वैसे ही प्राप्त हो जाएगा बिना गुरु की सेवा के, ठीक है। वो ये बात कहना चाह रहा, आप हिंदी में हाईलाइट कर सकते हो, जरूरी नहीं है श्लोक चाहिए, बस ये है कि संभाषा परिषद से लाभ क्या क्या हो सकते, ठीक है, ये दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया। संभाषा परिषद के से आपको लाभ क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो शस्त्र ज्ञान के 3 उपाय हैं, ज्ञान के अध्ययन अध्यापन और तद्विद संभाषा, कुशल वैद्य बनने के। सुश्रुत ने भी एक मेधा कर बुद्धि बढ़ाने के कुछ उपाय दिए हैं, सतत अध्यानम परतंत्र अवलोकनम तद्विद संभाषा या तद्विद आचार्य सेवा, ऐसा करके कुछ श्लोक दिया है, ठीक है। उन्होंने भी 4 माने हैं कि सतत अध्ययन परतंत्र अवलोकनम, दूसरे तंत्र को अवलोकन करना, वाद विवाद और तद्विद आचार्य सेवा, ठीक है। अब देखो क्या है तद्विद संभाषा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है संभाषा के भेद कितने होते हैं। तो 2 प्रकार की संभाषा होती है, संधाय संभाषा और विग्रह संभाषा, फ्रेंडली डिस्कशन और विग्रह होस्टाइल डिस्कशन, जिसमें जीतना होता है, अनुलोम विधि प्रतिपक्षी के साथ की जाती है। संधाय संभाषा अपने वाले लोग बैठे हुए होते हैं, उनके सामने हमको बात कहनी होती है, ठीक है। एक तो फ्रेंडली डिस्कशन है, विग्रह संभाषा होस्टाइल, उसको हराना ही होता, हमको जीतना ही है, सामदान दंड भेद लगा करके, ठीक है। अब लिखा कि भाई संधाय अनुलोम संभाषा की क्या विधि होती है। तो देखो ध्यान से पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ेंगे, श्लोक अपने को कोई हाईलाइट करना होगा तो मैं आपको हाईलाइट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो सिर्फ आपको पढ़ना ही है, ठीक है, नहीं तो सिर्फ आपको पढ़ना ही है। देखो जरा क्या है संधाय संभाषा की विधि, हिंदी में पढ़नी है कि होती क्या है, जनरल नॉलेज लेने के लिए, बस क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो अगले वाली में आएगा। लिखा है कि ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन की शक्ति संपन्न क्रोध रहित, जिसकी विद्या बुद्धि अनुपसंस्कृत यानी दूषित न हो, अनिंदित हो, विनय संपन्न, दूसरों के द्वारा अपनी विनय नीति से अपनों को अनुकूल कर लेने की कला जानने वाला, कष्ट को सहन करने वाले, प्रिय मधुर भाषण देने वाले व्यक्तियों के साथ संधाय संभाषा की जाती है, ठीक है। संधाय संभाषा देखो की किन के साथ जाती है, तो बहुत काम को लोग हों, आपकी बात सुनने वाले हों, कोई क्वेश्चन ना करे मतलब ऐसे वाले लोगों के साथ जो है वो संधाय संभाषा की जाती है। इन उपयुक्त गुण संपन्न विद्वानों के साथ वार्तालाप करते हुए कुछ भी कहे विश्वास पूर्वक निडर होकर कहे, पूछना भी हो तो विश्वास पूर्वक निसंकोच पूछे, विश्वस्त विपक्षी कुछ पूछे तो उसे स्पष्ट और विशुद्ध अर्थयुक्त उत्तर दे, यह मुझे हरा देगा यह सोचकर भयभीत नहीं होना चाहिए, विपक्षी उस विद्वान को हराकर हर्ष प्रकट न करे, मैं अमुक विद्वान को परास्त कर दिया ऐसी बात दूसरों से न कहे, मोहवश एकांत ग्राही, मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है ऐसा न हो, जो विषय स्वयं अज्ञात है वो जो विषय प्रसिद्ध है ऐसे विषयों का वर्णन न करें, ठीक है। ये सारी की सारी जो है वो क्या है अनुलोम फ्रेंडली डिस्कशन, कोई हराना नहीं, कोई
मतलब अपना नाम नहीं चमकाना है, कुछ ऐसा नहीं करना है, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ना सामने वाले को करना है, खुला बोलना है, जो भी कुछ पूछना हो पूछ लो, आपको नहीं आता, ना सामने वाले की बेइज्जती करनी है ना अपनी करानी है। ऐसा होता है वो संध्याय अनुलोम, ये समझने के लिए है। दूसरी वाली भी समझने के लिए ही है, ठीक है, विग्रह प्रतिलोम संभाषा, लेकिन इसमें जलपक के गुण दिए गए, पहले पढ़ लेते हैं फिर जलपक के गुण हाईलाइट कर लेंगे। विग्रह संभाषा की विधि, अब देखो बहुत बड़ा श्लोक पढ़ाऊंगा तो यही श्लोक पढ़ाने में टाइम निकल जाएगा, क्वेश्चन भी नहीं ऐसा कुछ है, जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता ही दूंगा। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा ना 8वें चैप्टर में, क्वेश्चन पहला 3 ही 4 क्वेश्चन बने हैं इसमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है शास्त्र के गुण या तंत्र के गुण कितने हैं, 18। दूसरा क्या है, शस्त्र ज्ञान के उपाय या कुशल वैद्य बनने के उपाय, 3। चौथा रेफरेंस जो आया था कृच्छन्ने लोके बुद्धिमताम आचार्य स्त्रुचय बुद्धिमताम चरक विमान 8 का है, बस। संभाषा किसके साथ होती है, भीषज भीषजा से संभाषित, गवार लोगों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना, वैद्यों के साथ ही संभाषा करनी है, ठीक है। और उस तद्विध संभाषा के भेद कितने हैं, 2, ठीक है। अभी तक के यही क्वेश्चन है। आगे देखो जरा क्या कह रहे हैं, विग्रह संभाषा की विधि। इसके बाद अपनी श्रेष्ठता को देखते हुए ज्ञान विज्ञान आदि से हीन विग्रह संभाषा में बातचीत करनी चाहिए। वार्तालाप से पहले अपने में विपक्षी में बुद्धिमान कौन श्रेष्ठ है, इसके लिए जलपक के पूर्व जल्पांतर की परीक्षा कर लेनी चाहिए। जिससे बात करने वाले का गुण दोष ज्ञात हो जाए, इसके बाद पर और एवर अर्थात प्रतिभा आदि में मैं श्रेष्ठ हूं या विपक्षी। इसके बाद सभा में रहने वाले सभासदों की परीक्षा कर ले, ये हमारे पक्ष के हैं या उदासीन व्यक्ति हैं या विद्वानों की सभा या मूर्खों की। इन सभी से उचित परीक्षा कर लेने के बाद, क्योंकि बुद्धिमान द्वारा की गई, ठीक है, इन सभी की परीक्षा उचित प्रकार कर ले, क्योंकि बुद्धिमान द्वारा की गई उचित रूप से परीक्षा कार्य प्रवृत्ति या निवृत्ति के समय को बताती है। ये बहुत अच्छी लाइन है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो पहले परीक्षा कर लेता है ना, तो ये कार्य में मेरी प्रवृत्ति होगी या निवृत्ति, मैं हारूंगा या जीतूंगा, ये बुद्धिमान व्यक्ति पहले ही देख लेता है। परीक्षा करने के बाद यह निश्चय होता है कि यह कार्य करने इस समय करने पर फलद होगा, यह कार्य इस समय करने पर हानिकारक होगा। इसलिए कुशल जन परीक्षा की प्रशंसा करते हैं। ये लाइन हम हाईलाइट करें, बहुत अच्छी लाइन है ये भी। तस्मात् परीक्षम अभिप्रशंसति कुशला, ठीक है, कुशल लोग परीक्षा की प्रशंसा करते हुए परीक्षा कर लेनी चाहिए पहले। परीक्षा करते हुए श्रेष्ठ व हीन जलपक के गुणों की विशेष रूप से अच्छे से दोष युक्त गुणों की परीक्षा कर ले, ठीक है। तो जो उस चीज मान लो, उसको आपको पता होना चाहिए, आप जिसके साथ डिबेट कर रहे हो कि उसका कौन सा टॉपिक स्ट्रोंग है और कौन सा हीन है। तो आपको तो जीतने के लिए जीतना, इसमें तो विग्रह है, तो आपको हीन उसके बार बार उसी पे अटैक करना जो उसका कमजोर पक्ष है, और ध्यान रखना कि जो उसका मजबूत पक्ष है उस पर मैं बात ही ना लेके आऊं, ठीक है। ज्ञान वाली तो इससे पहले थी, अब ज्ञान वो नहीं लेना, उसको हराना है। इसलिए जो सभासद है देखने की, वो उसकी तरफ वाले मेरे वाले नहीं है, तो मैं अपने वाले लेके जाऊंगा, ठीक है, ऐसे करके लिखा कि इस जैसे। अब ये 5 चीजें हैं, श्रुत विज्ञान धारण प्रतिभान और वचन शक्ति, ये 5 हैं। ये जलपक के 5 गुण बताए हैं, ठीक है। ये जलपक के 5 गुण आप श्लोक में हाईलाइट कर सकते हो इसको। तो श्रुत विज्ञानम धारणम प्रतिभानम वचन शक्ति रीति एतत् गुणाम श्रेष्ठ कर आहु, ये श्रेष्ठ गुण माने जाते हैं। इन इतने गुणों का जलपक में होना श्रेष्ठ माना गया। ये 5 जलपक के गुण हैं, ये 5 जो है वो जलपक के गुण हैं, ठीक है। ये 5 जो है वो जलपक के गुण हैं, ठीक है। 5 जो है वो क्या है, जलपक के गुण हैं। हाईलाइट कर लो, आगे देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट देखो जरा। अब दोष आएंगे, तो ये 5 ही दोष हैं जलपक के। जलपक के 5 ही दोष हैं। क्या दोष हैं, देखो क्या लिखा है।
लिखा कोप क्रोधी होना, लिखा ना कोपत्वम अवैसारध्वम, पांडित्य न होना, भीरुत्वम डर जाना, अधारण कही हुई बात पर स्टैंड न लेना यानी धारण न करना, ठीक है, लिखा ना अधारणत्वम, मन मनव अहितत्वम इति, और जो है लास्ट में क्या लिखा सावधान न होना, ठीक है, सावधान न होना। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें दोष है, ठीक है, क्रोधी होना, शस्त्र ज्ञान न होना, भयभीत होना, धारण शक्ति न होना और असावधान रहना, ये जलपक के दोष है, ठीक है। तो मेरे लिए ये दो क्वेश्चन और जुड़ गए हैं इसमें कि जलपक के गुण और जलपक के दोष, ठीक है, जलपक के गुण 5, जलपक के दोष 5। ज्यादातर तो संख्या ही पूछता है, लेकिन गुण पूछ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। श्रुत विज्ञानम धारणम प्रतिमान वचन शक्ति थी, वो तो बहुत आसान है याद करना, श्रुत विज्ञान धारण प्रतिमान वचन शक्ति। नीचे वाला भी अगर आ जाएगा तो आप जो है वो आप हटा लोगे, ठीक है, आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट देखो जरा, विपक्षी के भेद, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद हिंदी पढ़ लेना, कुछ खास है नहीं। विपक्षी के भेद, विपक्षी के देखो 3 भेद लिखे साफ साफ, त्रिविध, 3 प्रकार के विपक्षी होते हैं, या आपसे श्रेष्ठ, या आपसे दुर्बल, या आपके जैसे गुणों वाला, ठीक है, ये गुणों के अनुसार ही भेद किया गया है, कुल स्वभाव धर्म आदि सभी विषयों में केवल गुण ही ले गए। तो विपक्षी 3 प्रकार का हो सकता है, परवर प्रत्यवर और सम, ठीक है, परवर प्रत्यवर और सम। उसके बाद नेक्स्ट परिषद फिर 2 प्रकार की लिखी है, एक ज्ञानों की एक मूढ़ों की, ठीक है, और वो भी 2-2 प्रकार की, फिर आगे डिवीजन हो जाती है 3-3 प्रकार की। परिषद के भेद लिखे हैं कि परिषद 2 प्रकार की होती है, और फिर उनमें भी 3-3 प्रकार के लोग बैठे हुए होते हैं, फेवरेबल, अनफेवरेबल और उदासीन, इनडिफरेंट, या तो आपके साथ या आपकी प्रत्यक्ष है। कुछ लोग उदासीन होते हैं, ना इधर के ना उधर के, ठीक है। जैसे डिबेट ले लो, आधे कांग्रेस वाले बैठे मिलेंगे, आधे बीजेपी वाले बैठे मिलेंगे, आधे वो मिलेंगे, ठीक है, आधे वो मिलेंगे जो ना उनको उससे लेना देना ना उसको लेना देना, जैसे कि ईमानदार पत्रकार। हालांकि ये बात भी कहनी आजकल वो है, पत्रकार कोई ईमानदार नहीं होता, लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि कुछ होते होंगे, हमें तो पता भी नहीं, ठीक है। तो ये होती है 3 प्रकार की जो है, 2 प्रकार की परिषद, उनके फिर 3-3 भेद, तो टोटल हो गई 6, ठीक है, यानी ज्ञानवती सुहर्त परिषद, ठीक है, तो मूढ़वत में भी सुहर्त परिषद होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, इसमें एक क्वेश्चन, पूरा बड़ा श्लोक मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, जो प्रतिनिविष्ट परिषद है, ठीक है, प्रतिनिविष्ट का मतलब जो दुश्मनों वाली है, ठीक है, प्रतिनिविष्ट यानी जो आपके अनफेवरेबल है, ठीक है, जिसमें लड़ाई होने का खतरा है, चाहे तो वो ज्ञान विज्ञान वचन से संपन्न हो, चाहे वो मूढ़ हो, वहां नहीं जाना चाहिए, उनके साथ न तो जल्प करना चाहिए, न वाद विवाद, न शास्त्र, ठीक है, समझ में आई ना बात। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, देखो मैं आगे वाली लाइन नहीं पढ़ रहा हूं, वो क्या पता कंफ्यूज कर दे हमें, मैं पहली लाइन पढ़ रहा हूं, उसी को मैंने हाईलाइट कर लिया। तत्र प्रतिनिविष्टाया, प्रतिनिविष्टाया देखो ऊपर इंग्लिश में वर्ड लिख रखा अनफेवरेबल, हम समझ गए कि हमारे विरोधी, ठीक है। प्रतिनिविष्ट जो है, चाहे वो मूड हो चाहे वो ज्ञानवती, उसमें कभी किसी के साथ जल्प वाद विवाद और शास्त्र चर्चा नहीं करनी चाहिए। जो आपके विरोधी लोग हैं, चाहे ज्ञानवान हो चाहे मूड हो, दोनों आपको पीट के भेजेंगे, मार के भेजेंगे। ज्ञानवान वाला भी है, वो भी आपको हरा देगा, मूड वाला वैसे नहीं हारेगा तो वैसे पीट देगा आपको, तो मूर्ख है, क्योंकि वो उसके साथ क्या करना वाद विवाद। तो अगर प्रतिनिविष्ट है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो, वो शास्त्र चर्चा करने लायक नहीं है। फिर एक लाइन और लिख लो, हिंदी में लिख लो 2 लाइन और, फिर हमको ये श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, यहां लिख लो, एक लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो जरा एक, नेक्स्ट लाइन लिखो जरा एक, अपने से श्रेष्ठ से विग्रह नहीं करना चाहिए, अपने से श्रेष्ठ से विग्रह नहीं। अगर आपसे परवर प्रतिपक्षी है,
परवर प्रतिपक्षी आपसे श्रेष्ठ है, उसे विग्रह नहीं करना चाहिए, उसे विग्रह संभाषा परिषद नहीं करनी चाहिए, आपसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें हमें जीतना है। ठीक है, तो उसको छेड़ेंगे नहीं जिसको ज्यादा ज्ञान है। एक बार जो प्रतिस्पर्धी पराजित हो जाता है, इसी में है, एक बार जो प्रतिस्पर्धी आपका जो कंपटीटर है वो पराजित हो जाता है, उससे कभी भी पुनः शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए। एक बार पराजित हो गया, अपनी जीत का जश्न बनाओ, उसको दोबारा नहीं छेड़ना, उसको दोबारा पुनः शास्त्रार्थ नहीं करना उसके साथ। ठीक है, क्योंकि हमको एक बार जीतना है बस, इससे अभी काम खत्म। ज्ञान वाली बात तो ज्ञान वाले लोगों के साथ करेंगे, इससे नहीं करनी। अब दोबारा दोबारा करोगे तो हार जाओगे, तो इसलिए उसको वो पकड़ लेगा। इसलिए जो है कि एक बार जो प्रतिस्पर्धी पराजित हो जाता है उसे दोबारा शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। ठीक है, उसे दोबारा जो है शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, हरा देंगे उसको। देखो ये लास्ट वाली लाइन यही है जो मैंने आपको हाईलाइट कराई। कुशल विद्वानों का मत अपने से श्रेष्ठ विद्वानों के साथ इस प्रकार विग्रह संभाषा परिषद नहीं करनी चाहिए, जो ऊपर बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, उसके बाद वाद मार्ग आए हैं। ठीक है, वाद मार्ग दिए गए हैं। ठीक है, ये 22 में 23 में की हिंदी पढ़ लेना, कोई ज्यादा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हिंदी पढ़ लोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएंगी चीजें आपको, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक है, न कार्यमस्ति क्रुदस्ते न वाच्यम अपि विद्येत कुशला न अभिनंदते कलह समितो सता। ठीक है, कि विग्रह संभाषा जनरली करनी नहीं चाहिए। ठीक है, युक्तिपूर्वक बात कही तो उसकी समझ लो, क्योंकि अगर विरोध किया तो लड़ाई बड़ाई झगड़ा हो सकता है। और क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति के लिए न तो कोई कार्य ऐसा है, न कोई वाक्य ऐसा जो वो न कह सकता हो। नहीं, सब कुछ है, वाच्य होता कुछ भी बोल देगा आपको, और सब सब कुछ कार्य है, कार्य उसकी समझ नहीं होती क्रोध होने में। कुशला न अभिनंदती कलह समिताओं मत, इसलिए कुशल लोग जो है वो सभा में कलह को पसंद नहीं करते हैं, ना ही आपको करनी चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। तो वैसे जाए तो फिर अपना शांति से बैठे रहना चाहिए। उसके बाद देखो कि वाद मार्ग 44 वाद मार्ग बताए गए हैं। सभासदों को पहले से अनुकूल रखें, और ये जो वाद के जो 44 मार्ग बताए हैं इन पे चलकर अपनी जीत सुनिश्चित करें। ठीक है, वाद मार्ग जो है, वाद मर्यादा का लक्षण, वाद जो का है उसका लक्षण क्या है। ठीक है, लिखा है कि तत्र इदम वाद मर्यादा लक्षणम भवति इदय वाच्यम इदम अवाच्यम एवं पराजितो भवति। वाद मर्यादा का लक्षण क्या है? वाद मर्यादा का लक्षण ये है, पहली पहली बात क्या कि यह कहना चाहिए, वाद मतलब वाद मार्ग का मतलब क्या हुआ, क्यों जरूरी है कि किसी सभा में वाद मार्ग को पढ़ने के बाद हमको ये पता होता है क्या हमें को बोलना चाहिए, क्या हमको नहीं बोलना चाहिए, और किस प्रकार वह पराजित होता है। ठीक है, ये सारी बातें हमको वाद मार्गों से पता चलती है। वाद मार्ग का ही हमको सहारा लेना चाहिए बोलते समय। ठीक है, कोई भी डिबेट करते समय हमको इनको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, देखो हाईलाइट करो। उसके बाद 44 वाद मार्ग। ठीक है, 44 वाद मार्ग। वाद होता क्या, सबसे पहले वही बताया है। तत्र वादो नाम यह प्रेरण सह शास्त्र पूर्वक विग्रह कथ्यति। वाद उसे कहा जाता जो दूसरों के साथ शास्त्र के अनुसार अपने अपने पक्ष को कहते हुए विग्रह संभाषा में वार्तालाप किया जाता है, यानी डिबेट की जाती है। विग्रह ये हराने के लिए होता है। ठीक है, ऐसे उसमें जरूरत नहीं होती जो बिना विग्रह वाली होती है। ठीक है, इसमें जरूरत होती है। ठीक है, जो संभाषा जो संध्या है उसमें जरूरत नहीं होती, जो विग्रह संभाषा होती है उसमें। तो वाद क्या कहा जाए, वाद किसा कहते हैं, जो दूसरों के साथ की जाती है और शास्त्रानुसार अपने अपने पक्ष को रह की जाती है विग्रह संभाषा, उसी का नाम वाद कहा गया है। उसी का नाम जो है वो वाद कहा गया। ठीक है,
उसमें भी लिखा है द्विविधम संग्रहण, वैवाद संक्षेप में दो प्रकार का होता है, एक जल्प होता है, एक वितंडा होता है। ठीक है, जल्प क्या होता है? तो जल्प लिखा कि जो अपना पक्ष होता है, अपने अपने पक्षों का उद्घाटन युक्ति पूर्वक करना जल्प होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, डिबेट शुरू होती है तो पहले क्या कहते हैं कि एक कमेंट दोनों से लेते हैं, उसमें वो दोनों उसी टॉपिक पे बात करते हैं जो डिबेट का टॉपिक होता है। ठीक है, जैसे महंगाई पे रखेंगे तो डिबेट पे सबसे पहले क्या पूछा जाता है, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। महंगाई पे कांग्रेस पहले बीजेपी वाले से पूछेंगे कि आपका क्या पक्ष है महंगाई पे, फिर कांग्रेस वाले से पूछेंगे कि आपका क्या पक्ष है महंगाई पे। ये क्या करेंगे अब जो भी बोलेंगे पहले पहले पहला कमेंट अपने अपना मत देंगे। तो बीजेपी कांग्रेस से नहीं पूछ लो या जो वरिष्ठ पत्रकार से पूछा दो से, तो वो अपने अपने मत देंगे उस टॉपिक के ऊपर। जो पहली बार अपने अपने मत देना दोनों में, तो वो दोनों जल्प है। ठीक है ना, अपने अपने पक्षों का उद्घाटन करना, उद्घाटन मतलब पहला पहला कमेंट लेना। उसके बाद क्या कहेंगे, उसके बाद लड़ाई होगी शुरू से। ठीक है, एक कहेगा वो दूसरा उसके अपोजिट कहेगा, और जो उसने बात की उसके अपोजिट कहा, जैसे कि मान लो बीजेपी वाले ने कहा महंगाई नहीं है, अब फिर वो कांग्रेस वाले ने ले लिया। ठीक है, या फिर कांग्रेस वाले को ले लिया बीजेपी वाले ने, उसको बोलते हैं वितंडा। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे कि जल्प के विपरीत वितंडा होता है। जैसे एक पुरुष का पक्ष से पुनर्जन्म होता है, दूसरे का पक्ष से पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है, वही महंगाई है, महंगाई नहीं है। दोनों व्यक्ति प्रमाण व युक्तियों द्वारा अपने अपने पक्ष की पुष्टि करते हैं। ठीक है, एक वाला पुष्टि करेगा महंगाई है, एक वाला करेगा महंगाई नहीं है। ठीक है, फिर ये तो हो गया जल्प। लिखा कि दूसरे के पक्ष को दोषयुक्त बतलाते हैं तो इसे जल्प कहते हैं। ठीक है, समझ में आई? यानी कि वो क्या कहेंगे, मान लो एक ने कहा कि भाई महंगाई है, दूसरे मतलब महंगाई नहीं है, दूसरे ने कहा महंगाई है, ये गलत बोल रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका जल्प। जल्प के ठीक विपरीत वितंडा होता है। वितंडा उसे कहते हैं जिसमें वह दूसरे के पक्ष में केवल दोष ही निकाले, ये न बताए अपने क्या सिद्धांत है। ये बीजेपी वाले होते हैं जनरली। ठीक है, वो क्या करते हैं, ठीक है, वो ये नहीं बताते, या मान लो आजकल कांग्रेस वाले भी हैं। ठीक है, वो ये केवल दोष निकालेंगे, ये नहीं बताएंगे कि अपना सिद्धांत क्या है। जैसे पहले नोटबंदी पे था, ठीक है, वो जब भी कोई बात आती थी भ्रष्टाचार की, अभी भी कोई बात आ जाए तो वो कहेंगे कांग्रेस ने करा, देखो सब भ्रष्टाचारी है। वो ये नहीं कहेंगे कि तुमने क्या किया है, तुम्हारा क्या सिद्धांत है, वो नहीं बताएंगे हमने क्या किया। या जैसे कि आजकल जर्नली चलता है कि हमने बताएंगे हमने 10 साल में क्या किया, तुमने जो 75 साल में कुआ खोदा हम वो बताएंगे। ठीक है, ये सब मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। यही चीजें हमको दिखती हैं, तो वो सारी डिबेट में यही है। वो आजकल उससे थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाता है तो हम लोग वही बोलते हैं, उसको भी तंडा बोलते हैं। यानी जो दोष दोष निकाले, ये न बताए कि मुझे क्या करना है। ठीक है, कई देखते होगे आप इंटरव्यू तो उसमें ऐसा ही चीजें आती है। तो यही जल्प और वितंडा ये है, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, जल्प जो है वो क्या है, ठीक है, पक्ष आश्रितो वचनम जल्प जल्प विपर्यो वितंडा। ठीक है, तत्पक्ष आश्रित्यो वचनम जल्प है, जल्प विपर्यो वितंडा। बहुत आसान है। अब इसमें नेक्स्ट 29 नंबर श्लोक में देखो क्या कहा है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये सारे का वर्णन हम पहले चैप्टर में करके आ गए। द्रव्य क्या होता, गुण क्या होता, कर्म क्या होता, सामान्य क्या होता, समवाय क्या होता, इसका सबका वर्णन हमने कर लिया। उसके बाद लिखा कि प्रतिज्ञा। अब ये प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा मतलब जो आपको सिद्ध करना है। ठीक है, जैसे कि पाइथागोरस पर में है a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो हमें सिद्ध करना है a इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो जो हमको सिद्ध करना है वही हमारी प्रतिज्ञा है। जैसे हमको सिद्ध करना है महंगाई नहीं है, बीजेपी वालों को सिद्ध करना है महंगाई नहीं है, तो ये उसकी प्रतिज्ञा होगी कि मैं आज सिद्ध करके जाऊंगा महंगाई नहीं। ठीक है, प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम यथा नित्य पुरुषो इति, जैसे पुरुष नित्य है, यानी जो वचन कहा है जो उसी वचन को कह देना, जो वचन सिद्ध करना है वो प्रतिज्ञा होती है। ठीक है, उसके बाद उसको सिद्ध कर दिया वो स्थापना होती है, यानी उस प्रतिज्ञा को सिद्ध करना किसके द्वारा, आप हेतु दोगे, दृष्टांत दोगे, उपनय दोगे, निगमन दोगे। हेतु और दृष्टांत दो ही से मैं बता देता हूं, आप कारण बताओगे कि देखो भाई संसार में भी महंगाई बढ़ी है, दूसरे देशों में भी,
ठीक है, हेतु कारण बता दिया कि भाई हमारी ओर से नहीं बढ़ी है महंगाई, महंगाई तो ग्लोबल इश्यू है, वो डॉलर मजबूत हो रहा है तो इसलिए महंगाई बढ़ रही है, ऐसा लोग बोलते हैं। फिर क्या दृष्टांत उदाहरण देंगे, जैसे अमेरिका में हुई ऐसे यही यहां भी बढ़ गई। ठीक है, फिर उपनय, जैसे अमेरिका में बढ़ी वैसे, एक तो बोल दिया कि केवल तुलना कर दी, एग्जाम्पल दे दिया, अमेरिका में कैसे बढ़ी वैसे ही इंडिया में बढ़ी। ठीक है, पहले तो एक ही एग्जाम्पल दिया जैसे कि अमेरिका में, बस। अब अमेरिका में कैसे बढ़ी वैसे ही इंडिया में बढ़ी, इसको बोलते उपनयन, ऐसे बोल लो। ठीक है, इसको बोलते हैं उपनयन। ये पंचव्य वाक्य मैं समझाऊंगा दोबारा से फिर आपको, ठीक है, दोबारा से भी बताऊंगा, ये पंच अव्यय वाक्य है ये, इसको पंचव्य वाक्य बोलते हैं। ठीक है, दोबारा से भी आपको बता देंगे, रसोई वाला एग्जांपल लेके बता दूंगा, अभी दो बस आप समझ लो। ठीक है, निगमन वही है, अतः सिद्ध किया, अपनी स्थापना ही निगमन है, ऐसा समझ लो। ठीक है, स्थापना ही निगमन है, ऐसा समझ लो। ठीक है, जो प्रोसेस आपने फॉलो किया हेतु से लेकर ये सिद्ध करने तक का, उसी को बोलते हैं। मिलेगा, इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करना ही स्थापना। निगमन अतः पुरुष नित्य है, आपने सिद्ध कर दिया कि ठीक है भाई, हाँ हमारे यहाँ महंगाई नहीं है, तो मतलब आप जीत के चले गए, तो ये स्थापना कर दी आपने, अपने वचन की स्थापना कर दी। ठीक है, निगमन भी ऐसा ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, मैं पूरे बताऊंगा आपको। प्रतिस्थापना क्या है? विपक्षी की प्रतिज्ञा के विपरीत अपनी प्रतिज्ञा स्थापना करने को प्रतिस्थापना कहते हैं। एक तो स्थापना हो गई, ठीक है, अब कांग्रेस वाला सिद्ध कर गया कि महंगाई है, तो वो प्रतिस्थापना है। स्थापना किसी दूसरे ने की, उसको हरा के अपनी बात सिद्ध कर दी, प्रतिज्ञा के विपरीत है, लेकिन जो पर प्रतिज्ञा दूसरे की प्रतिज्ञा है उसके विपरीत, मतलब दूसरे की प्रतिज्ञा के विपरीत हमने अपनी प्रतिज्ञा स्थापित कर दी, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापना। ठीक है, हमने किया पुरुष नित्य है, दूसरे वाले ने सिद्ध कर गया पुरुष है नित्य है, किसी भी कारण से सिद्ध कर गया। ठीक है, अब ये फिर से वही एग्जाम्पल है। ठीक है, ये तो स्थापना प्रतिस्थापना थी, हेतु। ठीक है, देखो कहा था ना, उपनय और निगमन तो हमने प्रतिस्थापना और स्थापना की व्याख्या करते समय कह दिया। अब हम हेतु और दृष्टांत में ये भी बता दूंगा आपको। सबसे पहले हम हेतु पे बात आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हेतु पे ही बात आती है। ठीक है, अगर मेरे से किसी ने पदार्थ विज्ञान पढ़ रखी हो तो वो अपने पदार्थ विज्ञान के नोट्स खोल ले। ठीक है, अपने पदार्थ विज्ञान के वो नोट्स ओपन कर ले, अगर किसी ने मेरे से पदार्थ विज्ञान पढ़ी हुई है तो। ठीक है, अपना नोट्स ओपन करके रख लो बस। ठीक है, प्रार्थानुमान में आपको मिलेगा पंचव्य वाक्य। ठीक है, प्रार्थानुमान में आपको मिलेगा पंचव्य वाक्य, बहुत आसानी से मैंने समझाया हुआ है। प्रार्थानुमान में जो है पंचव्य वाक्य आपको, ठीक है, अगर आप देखना चाह रहे हो तो उधर से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं निकालना चाह रहे तो कोई बात नहीं, ऐसे भी पढ़ा दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण। ठीक है, हेतु का मतलब होता है कारण। ठीक है, हेतु का क्या मतलब होता है? कारण मतलब होता है। ठीक है, तो एक व्याप्ति होती है, जैसे कि एक व्याप्ति है, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है। ठीक है, एक व्याप्ति है, अनुमान तो वहीं लगाया जाता है ना जहां व्याप्ति। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है क्या? हेतु। पंचव्य वाक्य क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, प्रार्थानुमान दूसरों को समझाने के लिए हम इस सिद्धांत जो है पंचव्य वाक्य का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा मतलब हमको क्या सिद्ध करना है, उसके बाद होता है हेतु कि उसका कारण क्या है। ठीक है, फिर होता है उदाहरण, हम एक उदाहरण देते हैं, फिर होता उपनय, और फिर होता निगमन। दोबारा से समझ लो, तो हमने एक वाक्य की, ठीक है, थोड़ा सा मैं साध्य और वो शब्द भी बोलूंगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं पदार्थ विज्ञान, तो हो पाएगी आपको समझ आएगा। ठीक है, नहीं तो मैं हिंदी का प्रयोग कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी प्रतिज्ञा ये है कि भाई जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। ठीक है,
हमें सिद्ध करना पर्वत पर अग्नि है, ठीक है। क्यों है अग्नि? क्योंकि वहां धुआं है। ठीक है, तो प्रतिज्ञा क्या है हमारी? प्रतिज्ञा ये है कि पर्वत पर अग्नि है, ये बात हमको सिद्ध करनी है। अग्नि होना ही पर्वत पर अग्नि है, इस बात को सिद्ध करना, तो ये हमारी प्रतिज्ञा है। अब हमारा कारण क्या है? ठीक है, प्रतिज्ञा के पास बाद हेतु आता है। हेतु मतलब कैसे है भाई? तो हम बताएंगे कि भाई भाई धुआं है वहां, इसीलिए। ठीक है, जो है धुआं है भाई वहां। ठीक है, क्यों है? क्योंकि धुआं धूम है, इसीलिए। हेतु है, कारण है। फिर उनको फिर कहेंगे कि ये कैसी बात हुई भाई? तो हम उदाहरण देंगे। ठीक है, उसके बाद हम उदाहरण देंगे, जैसे रसोई घर में भाई पर्वत पर अग्नि है क्योंकि वहां धुआं है। ठीक है, कैसे? कहते हैं जैसे रसोई घर में, रसोई घर उदाहरण हो गया। ठीक है, अब ये उदाहरण इस पर्वत पर कैसे लागू किया जाए, ये उपनय है। जैसे रसोई घर में है वैसे यहां भी, यानी उदाहरण आपने दे दिया रसोई घर में, ये कैसे सिद्ध करना है, इस पे, इस हेतु पे कैसे सिद्ध करना है। उदाहरण तो दे दिया, उसको सिद्ध भी तो करोगे, कि फिर बताओगे उसको कि जैसे रसोई घर में जहां अग्नि है वहां धुआं है, वैसे ही पर्वत पर है। ठीक है, उपयुक्त चारों को अगर आपने सही कर लिया तो आपने सिद्ध कर दिया पर्वत पर अग्नि है, अतः सिद्ध किया, यही निगमन है। ठीक है, अब बताओ समझ आया या नहीं आया? देखो मैं फिर से बता देता हूं। पहले तो प्रतिज्ञा, हमको क्या सिद्ध करना है कि पर्वत पर धुआं है। कारण क्या लिया हमने? अब भी पर्वत पर अग्नि है, ये सिद्ध करना है। कारण क्या लिया? धुआं। धुआं है, अभी पर्वत पर धुआं दिख रहा हमें, इसलिए पर्वत पर अग्नि है। फिर क्या कहा कि भाई इसका तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तो हमने कहा रसोई घर। अब रसोई घर कह दिया, कह तो दिया उदाहरण, अब वो सिद्ध भी तो करना, वो उदाहरण भी तो सिद्ध करना कि जैसे रसोई घर में अग्नि होती है, रसोई घर में तो बर्तन भी होते हैं। रसोई घर कहने से काम थोड़ी ना चला। ठीक है, तो उसको वो एक्सप्लेन किया उपनय में कि जैसे रसोई घर में अग्नि होती है और वहां धुआं होता है, वैसे ही पर्वत पर अग्नि है। ठीक है, क्योंकि वहां धुआं है। और ये बात जब आपने सिद्ध कर दी, अतः सिद्ध किया, ये निगमन हो गया, हमारी बात सिद्ध हो गई कि पर्वत पर अग्नि है। ठीक है, इसको बोलते हैं पंच अव्यय वाक्य। ठीक है, अब मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा पंचव्य वाक्य क्या है। यही बात ये बार बार बता रहे थे, समझ आ गया? पंचव्य वाक्य यस समझ आ सर। गया क्या? ठीक है ना। चलो अब आगे देख लेते हैं हेतु और दृष्टांत। दृष्टांत वहां भी ऐसे ही था। दृष्टांत क्या होता है? जो मूर्ख और बुद्धिमान दोनों को समझ में आए, ऐसा उदाहरण। उदाहरण तो बहुत सारे, तो केवल बुद्धिमान बुद्धिमान समझ पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मूर्ख और बुद्धिमान दोनों को समझ में आए वही दृष्टांत होना चाहिए। हेतु का मतलब तो आपको पता ही चल गया, हेतु उपलब्धि कारण, ज्ञान के साधनभूत कारण को हेतु कहा जाता है। ठीक है, लिखा कि उपनय और निगमन ये दोनों स्थापना और प्रतिस्थापना के प्रति कह दिया, ना भी कह दिया तो हमने जान लिया। ठीक है, तो चलो इतना ही पढ़ते हैं। निदान स्थान का टेस्ट भेजा, ऐसे ही शारीर स्थान का टेस्ट लेंगे, अभी ले लेंगे अगले वीक में। ठीक है, वो निदान स्थान का टेस्ट का आंसर मैं अभी भेज दूंगा 1 घंटे के बाद। पहले वाला तो सिर्फ एक ने भेजा, मैं एक को ही भेज दूंगा, लेकिन ये निदान स्थान का जो भेजेगा मैं सारों को ही भेज दूंगा इसके आंसर। उसको मैंने बोल दिया कि मैं भेज दूंगा भाई। ठीक है, शारीर स्थान का, क्योंकि अभी लेट पता चला था, कई लोगों को ना पता ही नहीं चला था कि आगे शारीर स्थान का टेस्ट है, तो मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट को ले लेंगे हम शारीर स्थान का। ठीक है, चलो थोड़ी दिक्कत रहती है लोगों को, कल से नहीं रहेगी, दूसरे उस पे ले लेंगे। चलो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं तो फिर है कल वो करेंगे कृमि वाला।